हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे हम 100 एमसीक्यूज़ की एक पहली पीडीएफ है, पहले हम ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद और भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर ही हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यही देखेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 50 तक हमने किए थे ना, तो आज में और भी बाकी 50 क्वेश्चन करने हैं। आज उतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उस टाइप के क्वेश्चन हैं ही नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग डिक्टेटर डिड नॉट टेक पार्ट इन वर्ल्ड वार सेकंड ऑफ 1939। तो वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप याद रख लीजिएगा। तो एक डिक्टेटर था जिसने वर्ल्ड वार सेकंड जो 1939 में हुआ, तो उसने इस सेकंड वर्ल्ड वार में हिस्सा नहीं लिया। तो वो कौन सा था? वो था फ्रांसिस्को फ्रैंको। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय विच वाइसराय ऑफ इंडिया ऑन 19 जुलाई 1905। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसको अनाउंस कब किया गया? याद रख लीजिएगा, इसको अनाउंस कब किया गया? इसको 19 जुलाई, इसको अनाउंस किया गया 19 जुलाई 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 में। आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, जिस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया, उस टाइम पे कौन था वहां का वायस राय? वहां का वायस राय उस टाइम पे कौन था? भारत का। शाबाश। भारत का वायस राय उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया। ठीक है। अच्छा, ये भी सुन लीजिए, अगर आपसे कोई पूछेगा हु वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक हो गया वायसराय, भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लेकिन उस वक्त बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था मेरे दोस्तों? क्या आपको पता है? उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बंगाल का था, उसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर। क्या उसका नाम था? एंड्रयू फ्रेजर उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल प्रेसिडेंसी के। ठीक है। और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कब हुआ अनाउंस किया गया था? 1905 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which movement proved to be strongest in Bengal and also known as वंदे मातरम मूवमेंट? तो कौन सा मूवमेंट इनमें से ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जिसको वंदे मातरम मूवमेंट भी कहा जाता था और ये बंगाल में स्ट्रांग रही? तो कौन सी थी? शाबाश, आप याद रख लीजिएगा। जो स्वदेशी मूवमेंट थी। कौन? स्वदेशी मूवमेंट जो थी, ये बंगाल में स्ट्रांगेस्ट मूवमेंट थी और इसी को वंदे मातरम मूवमेंट भी कहते थे। ठीक है। और याद रख लीजिएगा, स्वदेशी मूवमेंट कब हुई? शाबाश, स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? एक सेकंड, इसको ये क्या हो रहा है? स्वदेशी मूवमेंट 1905 में ही स्टार्ट हुई थी। और याद रख लीजिएगा, ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी ना, ये किस टाइप की मूवमेंट थी? एक्चुअली जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया था ना, तो उसी के अपोजिट में ये प्रोटेस्ट किया गया था, उसी के अपोजिट में। ठीक है, उसी के क्या किया गया था? उसी के अपोजिशन में जो स्वदेशी मूवमेंट है, ये चलाई गई थी। किसके अपोजिशन में? इन अपोजिशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी कि ये एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी। क्या थी? ये एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल थी। ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल थी। कौन? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, कब हुई थी ये स्टार्ट? 1905 में। नेक्स्ट, 54। हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग? हाँ, देख लीजिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट सेशन जो आईएनसी का हुआ, उसका मैंने आपको बताया था डब्ल्यूसी बनर्जी उनका क्या था? डब्ल्यूसी बनर्जी उनका प्रेजाइडर था, प्रेसिडेंट था पहली मीटिंग का, पहले सेशन का। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग का जो पहला सेशन हुआ, मुस्लिम लीग का जो पहला सेशन हुआ 1907 में, कहाँ पे हुआ था? ये भी याद रखना, वो कराची में हुआ था। क्वेश्चन में आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। मुस्लिम लीग का जो पहला सेशन हुआ था 1907 में, कहाँ पे हुआ था? कराची में। आपसे बताया जा रहा है कि उस टाइम पे उनका जो फर्स्ट सेशन था, उसका प्रेजाइडर कौन था? यानी कि उनका प्रेसिडेंट कौन था फर्स्ट सेशन का? किसका? मुस्लिम लीग का। तो बताइए, तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, दैट इज अदामजी पिरबोई। कौन था? अदामजी पिरबोई। याद रखना है आपको। अच्छा मेरे दोस्तों, ये बताइए, आपको पता है ना कि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग कब बनी थी? कब बनी थी मुस्लिम लीग? 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। किसने बनवाई थी वो आपको पता है ना? नवाब सलीमुल्लाह ने। किसने? नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह कहाँ का था मेरे दोस्तों? ये ढाका का था। ढाका का यानी कि बांग्लादेश का था। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह ने बनाई थी। और किसने बनाई थी? आगा खान ने बनवाई थी। और कौन था? शाबाश, मोहसिनुल मुल्क। मोहसिनुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका का था।
कब बनाई गई थी? 30 दिसंबर 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लखनऊ पैक्ट कांग्रेस लीग पैक्ट? जो लखनऊ पैक्ट यानी कि कांग्रेस लीग पैक्ट जो थी, इन उसके रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यानी कि लखनऊ पैक्ट जिसको कांग्रेस लीग पैक्ट भी हम बोलते थे, तो इसके रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बता दीजिए शाबाश। तो इसका अगर हम देखेंगे, पहला क्या है? सेशन वाज हेल्ड एट लखनऊ इन 1916, तो इसका सही है। दूसरा क्या है? इट एम्ड टू सेपरेट हिंदू कम्युनिटी फ्रॉम मुस्लिम्स, ये इसका गलत है। ठीक है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, ये क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। बाकी दे डिमांडेड डोमिनेंट स्टेट्स फॉर कंट्री, ये ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। याद रखना, जब लखनऊ पैक्ट हुआ था ना, तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड कौन कर रहा था? बीजी तिलक। नेक्स्ट, गांधी जी फाउंडेड साबरमती आश्रम इन विच ईयर टू प्रीच द आइडिया ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस? तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम बनाई थी, तो किस साल में उसने ये बनाई थी? तो किस लिए बनाई थी ये भी आपको याद रखना है। साबरमती आश्रम किस लिए बनाई गई थी? टू प्रीच आइडिया ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इसीलिए इसने साबरमती आश्रम फाउंड किया था। कब बनाई गई थी? याद रखना 1917 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस विच वॉज फाउंडेड इन ईयर 1920, कब बनाई गई थी? AITUC, दैट्स ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो कब बनाई गई थी? 1920 में। तो इसका प्रेजाइडर कौन था? शाबाश, इसका प्रेजाइडर कौन था जब 1920 में AITUC बनाई गई थी? तो इसका प्रेजाइडर उस टाइम पे कौन था? तो याद रखना, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो थे, ये जो तीन थे, इनको फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। लेकिन उनके ऊपर कौन सा इल्ज़ाम था? तो किस केस में उनको फांसी दी गई थी, फांसी का सज़ा सुनाया गया था? तो याद रख लीजिएगा, जो लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस है, इसके बारे में मैंने शायद आपको कल भी कुछ थोड़ा सा बताया था। लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस 1931 का जो था, तो उसी के मतलब उसी को चलते इनको क्या किया गया था, उसी में ये फंसे थे। लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस 1931 में फिर उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। भगत सिंह बहुत ज़बरदस्त आदमी था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड टुगेदर विद डांडी मार्च इन 1930? यानी कि आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जो डंडी मार्च के साथ साथ चलाई गई थी 1930 में। यानी कि डंडी मार्च के साथ और एक मूवमेंट भी टुगेदर ही साथ में ही ये दो मूवमेंट चलाई गई थी। एक चलाई गई थी डंडी मार्च 1930 में, और कौन सी मूवमेंट डंडी मार्च के साथ चलाई गई थी 1930 में? तो आपको पता होगा ना, 1930 में CDM भी हुआ था, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी हुआ था ना 1930 में ही। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि इसका सही जवाब है डंडी मार्च, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और डांडी मार्च जो है ये एक दूसरे के साथ ही चलाए गए थे। कब? 1930 में। तो CDM स्टार्ट हुआ था डांडी मार्च से ही, ठीक है। जब डांडी मार्च स्टार्ट की गई थी तो वहीं से CDM भी स्टार्ट हुआ। ये जो डांडी मार्च है मेरे दोस्तों, डांडी मार्च को हम साल्ट मार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांडी मार्च को हम साल्ट मार्च भी बोलते हैं, क्योंकि डांडी मार्च इसीलिए की गई थी, डांडी मार्च जो है ये इसलिए की गई थी ताकि हम साल्ट के लॉ जो है, साल्ट के लॉ को हम ब्रेक करेंगे, इसीलिए ये डांडी मार्च की गई थी। तो ये जो साल्ट मार्च है, यानी कि जो डांडी मार्च है, ये जो साल्ट मार्च है, दिस साल्ट मार्च वाज आल्सो नोन एज व्हाइट फ्लोइंग रिवर। क्या इसको कहा जाता था? इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता था। साल्ट मार्च को व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता था। और याद रख लीजिएगा, डांडी मार्च में कुल मिला के कितने माइल्स वॉक किए, कितने माइल्स वॉक किए गांधी जी और उसके जो बाकी एसोसिएट्स थे, तो जो इसके साथ साथ बाकी फॉलोवर्स थे, तो कितने माइल्स उन्होंने कुल मिला के वॉक किए? देख लीजिए, वो 10 माइल्स पर डे चल रहे थे। कितने? 10 माइल्स वो पर डे चल रहे थे। कितने दिनों के लिए वो चले? 24 डेज के लिए। मतलब वो डांडी मार्च जो है वो 24 डेज के लिए कंटिन्यू हुआ, ठीक है। यानी कि 24 डे लगे उनको। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था ना, साबरमती आश्रम, याद रख लीजिएगा। डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुई? साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुई और फिर डांडी में वो रुके। साबरमती आश्रम से निकले गांधी जी, अपने फॉलोवर्स जो है वो इसके बीच रास्ते में उसके साथ साथ जुड़ रहे थे, तो लास्ट पे उनको कहाँ जाना था? डांडी। तो डांडी पहुंचने में उनको कितने दिन लगे? 24 डेज लगे।
एक दिन में वो कितने माइलेज निकाल रहे थे? 10 माइलेज। तो कुल मिला के उन्होंने कितने माइलेज निकाले? 240 माइलेज उन्होंने कुल मिला के 24 डेज में कवर किए, यानी कि 10 माइलेज वो वॉक कर रहे थे पर डे। ये रखना है आपको याद। अगर आपसे किलोमीटर में पूछा जाएगा, अगर आपसे किलोमीटर में पूछा जाएगा तो माइलेज को अगर हम कन्वर्ट करेंगे ना किलोमीटर में, तो आपको याद रखना 385 किलोमीटर। कितने? 385 किलोमीटर, नियर अबाउट 386 होगा, 385 पॉइंट कुछ आएगा ये। तो इतने किलोमीटर्स निकाले थे किसने? गांधी जी और उसके फॉलोअर्स ने, जब उन्होंने डांडी मार्च की। तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो कब स्टार्ट हुई थी डांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुई थी। और कुछ बचा डांडी मार्च के बारे में? हाँ, गांधी जी के साथ कितने फॉलोअर्स थे? गांधी जी और बाकी उसके साथ कितने फॉलोअर्स थे? गांधी जी के साथ बाकी 78 फॉलोअर्स थे। ठीक है, काफ़ी हैं, बाकी तो हमने थ्योरी में आपको पढ़ाए हैं। चलिए नेक्स्ट, पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में से निकल के आता है आपको क्वेश्चन से ही निकाला है आपने एक पॉइंट। पूना पैक्ट 1932 में हुआ। तो पूना पैक्ट ने कुछ नए राइट्स दिए। किनको? जो अनटचेबल कम्युनिटी थी ना, उनको कुछ नए राइट्स मिले। किसकी वजह से? पूना पैक्ट की वजह से। तो अब आप बताइए, पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देख लीजिए, इसमें जो सही आंसर इसका है दैट इज भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। ये तो सीधी सी बात है, भीमराव अंबेडकर तो होगा ही, क्यों? क्योंकि वही तो अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये इसका सही जवाब था। देख लीजिए, अगर आप अंदाजा भी लगाओगे ना, ऐसे मतलब करते ना कभी, ये हिट एंड ट्रायल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसको दिन, तो वो भी मतलब आपको देख के करना चाहिए। सीधी सी बात यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें अनटचेबल्स का नाम आया, तो अगर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको निकालना होगा तो हम पहले ही इसको और इसको स्किप करेंगे, क्योंकि इन दोनों में भीमराव अंबेडकर का नाम ही नहीं है। इन दो ऑप्शंस में भीमराव अंबेडकर का नाम है, वही अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका मतलब इन दोनों में से एक होगा। अब 50-50 चांसेस बनते हैं ये क्वेश्चन ठीक होने के। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अगस्त ऑफर जो कब आया था याद रखना आपको। अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में अगस्त ऑफर आया। तो ये जो अगस्त ऑफर आया था मेरे दोस्तों, ये किस वायसराय ने भारत में अनाउंस किया था? और ये जो अगस्त ऑफर 1940 का जो अनाउंस किया गया था भारत में, ये इसलिए किया गया था ताकि हम इंडियंस का सपोर्ट गेन करेंगे इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस हमें सपोर्ट करे, इंडियन सोल्जर्स भी हमें सपोर्ट करे, इंडिया की जो अवाम है वो भी हमें सपोर्ट करे। किसमें? सेकंड वर्ल्ड वॉर में। फिर उन्होंने लाया अगस्त ऑफर, उसमें बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेट्स देंगे, ऐसा ऐसा देंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देंगे। तो कुछ मतलब लालच वगैरह भी दी। लालच वो क्या दी थी? ये तो सब कुछ हमारा ही था, हिंदुस्तानियों का ही था, हम भारतीयों का ही था। तो फिर उसके बाद उन्होंने अगस्त ऑफर लाया, उसमें कुछ पॉइंट्स लिख के दिए भारत के मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स, उनको कहा कि ये हम आपको देंगे अगर आप हमें सपोर्ट करोगे। तो किस वाइसराय ने अगस्त ऑफर 1940 में यहाँ पे अनाउंस किया? तो आपका सही आंसर जो होगा वो जरूर क्या होगा? वो लॉर्ड लिनलिथगो होगा। ये इसका सही जवाब बनता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिपस मिशन। क्रिपस मिशन जो है, क्रिपस मिशन फेल हुआ। ठीक है, क्रिपस मिशन दैट वाज ए फेल्ड अटेम्प्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट फुल इंडियन कोऑपरेशन केम टू इंडिया इन विच ईयर। हाँ, ये जो क्रिपस मिशन है ना, ये भी यही चाहती थी कि भारत का सपोर्ट हम गेन करें। तो क्रिपस मिशन जो है, आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिपस मिशन जो है भारत कब पहुंचा? क्रिपस मिशन जो है मेरे दोस्तों भारत पहुंचा वो 1942 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी जो बनी थी, किसने बनाई थी? कैप्टन मोहन सिंह के अंडर बनी थी। कल मैं आपको बता रहा था। तो फर्स्ट आईएनए कब बनी थी? आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनवाई थी? किसके अंडर बनी थी? मोहन सिंह के अंडर बनी थी। लेकिन उसके बाद वो डिसबैंड हो गई थी, उसके बाद वो कोलैप्स हो गई थी। यानी कि वो आर्मी फिर हम कहेंगे वो आर्मी फिर आर्मी नहीं रही, मतलब वो वीक हो गई, वो ब्रेक हो गई। ठीक है, वो जो आर्मी बनाई गई थी वो कोलैप्स हो गई, वो डिसबैंड हो गई एंड वाज अगेन रिवाइव्ड। लेकिन उसके बाद उस आर्मी को फिर से रिवाइव किसने किया? आईएनए बनाई गई थी पहले कैप्टन मोहन सिंह के अंडर, जिसमें मैंने आपको बताया था वहाँ पे नियर अबाउट 40,000 कुछ जो इम्प्रेस किए गए थे जिनको, और वही फिर जापान की गवर्नमेंट ने किसको दिए? कैप्टन मोहन सिंह को। फिर उसने उनकी आर्मी क्रिएट की ताकि हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे यहाँ भारत में। तो लेकिन वो फिर पहले कोलैप्स हुई, लेकिन कोलैप्स होने के बाद उसके बाद एक लीडर आया, उसने इसको फिर से रिवाइव किया, यानी कि फिर से इस आर्मी को स्टैंड किया। तो किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, एससी बोस साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, यही है ना? हाँ, वुमेन्स रेजिमेंट नून एज, वुमेन्स की एक रेजिमेंट भी बनाई गई थी।
है ना। वुमेन्स की एक रेजिमेंट भी बनाई गई थी, किसने बनवाई थी? पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एससी बोस ने ही अनाउंस किया था। कब बनाई गई थी? 12 जुलाई 1943 को। 12 जुलाई 1943 को ये भी बनाई गई थी। तो वुमेन्स रेजिमेंट, जिसको रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का नाम दिया गया था, वुमेन की एक रेजिमेंट बनाई गई थी जिसमें वुमेन सोल्जर्स थे, उसका नाम रखा गया था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। कब बनाई गई थी? अभी तो मैंने आपको बोला 12 जुलाई 1943, इसका मतलब बी पार्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच मिशन इनवाइजेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंटीरियम गवर्नमेंट। तो ऐसा कौन सा प्लान इनमें से ये दर्शाता था, ऐसा इनमें से कौन सा प्लान था जिसमें ये लिखा गया था कि भारत के लिए हम एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे जो भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी। और इसी प्लान में ऐसा, इनमें से एक ऐसा प्लान है जिसमें यह भी लिखा गया था कि इंटीरियम गवर्नमेंट भी भारत के लिए बनाई जाएगी, यानी कि एक टेम्पररी गवर्नमेंट भी भारत के लिए बनाई जाएगी। तो किस प्लान में ये लिखा गया था? इसका जो सही जवाब है, आप ही जवाब दो ना कमेंट्स में। और देखिए, मैंने आपको कल बताया था, मुझे बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगा होगा, तो फिर मैं आज का वीडियो मत बनाता, ठीक है। कुछ 2-3 बच्चों ने कहा था कि अच्छा था, बाकी बच्चे 200-400 बच्चे देखते हैं, लेकिन कमेंट्स 1-2 आते हैं, 1-2 बच्चे बोलते हैं हाँ ठीक है। अगर अच्छा भी नहीं है ना, तो आप डरो मत, आप सीधे साफ साफ बताओ कि सर अच्छा नहीं था, ठीक है। तो फिर हम कुछ नया ट्राई करेंगे। तो 65 का अगर हम देखेंगे, यहाँ हम स्टॉप भी कर सकते हैं। फिर हमें क्या ज़रूरत है आपका टाइम वेस्ट करने की? यहाँ मैं खुद अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन था? शाबाश, ऐसा कौन सा प्लान था? इसका जो सही जवाब है दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान 1946। मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था कि इसमें ये लिखा गया था कि भारत के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस इन इंडिया। तो इनमें से ऐसी कौन सा एक्ट था जिसने भारत में प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी ग्रांट की, यानी कि भारत की जो प्रोविंसेस हैं उनमें हमें ऑटोनॉमी मिली, ऑटोनॉमी हम वो ग्रांट कर रही थी। तो कौन था? गवर्नमेंट, इसका जो सही जवाब है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू आवर प्रोविंसेस इन इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर ईयर 19। हाँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी? 1946 में। आपसे बताया जा रहा है कि ये बताओ जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो इनमें से, इन ऑप्शंस में से एक ऐसा मेंबर था जो उसका मेंबर बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि ये जो ऑप्शंस है ना, इन ऑप्शंस में 3 ऐसे नाम हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, लेकिन एक नहीं था। आपको बताना है वो कौन सा नहीं था, ठीक है। इनमें से एक ऐसा बंदा था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं था, तो कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है, पॉलिटी में पढ़ाया था ना मैंने, हाँ, महात्मा गांधी जी नहीं थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग गिव टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। ये जो एस.वी. पटेल हम लिखते हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो सरदार का टाइटल है, सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? किसने दिया था? शाबाश, गांधी जी ने दिया था। कहां पे दिया था? कब दिया था? 1928 में दिया था। कहां पे? जब बरदौली सत्याग्रह चल रही थी। बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह में क्या किया गया था? बरदौली सत्याग्रह के टाइम पे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को टाइटल सरदार दिया गांधी जी ने, ठीक है। Which of the following movement, with which of the following movement महात्मा गांधी entered into Indian politics? तो ऐसी कौन सी मूवमेंट थी, ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जिसकी वजह से गांधी जी की एंट्री इंडियन पॉलिटिक्स में हो गई? तो वो था मेरे दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। कोई मुझे बताएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? शाबाश, बताओ, लाइव चल रही ना वीडियो, बताओ। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड रानी लक्ष्मीबाई एज बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। तो रानी लक्ष्मीबाई को किसने कहा था कि शी वॉज बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी ना, रिवोल्ट को लीड कर रही थी। तो किसने बोला था फिर इसको कि शी वॉज बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल? तो ये किसने कहा था? ये कहा था मेरे दोस्तों सर हॉग रोज ने। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स पास इन ईयर 1909? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपसे पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स जो है मेरे दोस्तों, इसको पास कब किया गया? इसको पास किया गया 1909 में। उसका मकसद क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्या? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था। ये 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स जो है उसका मकसद था। नेक्स्ट, विच ऑफ
अच्छा, विच गवर्नर जनरल वाज निकनेम्ड एज डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट फॉक्स इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट फॉक्स किस गवर्नर जनरल को कहा गया था ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार? किस गवर्नर जनरल को सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे डेजर्ट फॉक्स कहा गया था? तो मेरे दोस्तों सिंपली याद रखना, वो था जनरल इरविन रोमेल। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मुझे लगता है आपको भी पूछ जाएंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे कौन था, रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे कौन था, जलियांवाला बाग के टाइम पे कौन था, रावलाट एक्ट के टाइम पे कौन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि गवर्नर जनरल, वाइस राइज वगैरह इनके बारे में ये पॉइंट, ये जो है ना, ये टॉपिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम पे। ठीक है ना, फिर यही फर्स्ट वाइस राय भी बना हमारे भारत का। Who among the following was viceroy of India during formation of Indian National Congress? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उस टाइम पे भारत का वाइसराय कौन था? कल मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, तो वो था लॉर्ड डुफरिन। कहाँ पे है ये? ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की आर वेल नोन फॉर विच आर द फॉलोइंग इंसिडेंट? खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की जो है वो किस इंसिडेंट के लिए मशहूर हैं? तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि अलीपुर बम केस जो है इसके लिए मशहूर हैं। ठीक है, हालांकि यूपीएससी में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पूछे जाएंगे। हु वाज फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन लाहौर जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक? तो ऐसा कौन सा फ्रीडम फाइटर था जो लाहौर जेल में जिसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु बोलते हैं ना शायद हिंदी में, यानी कि जिसकी डेथ हो गई ड्यू टू हंगर स्ट्राइक? बोलो, तो ऐसा कौन सा लीडर था जिसकी डेथ हंगर स्ट्राइक की वजह से हुई थी? तो आई थिंक कौन था? जतिन दास। ठीक है, जतिन दास था, ये इसका सही जवाब है। जतिन दास ही था ना? हाँ, आई थिंक यही है, लेकिन आप चेक करना, मुझे लग रहा है लेकिन यही था, जतिन दास ही था। ठीक है, फिर भी आप चेक करना। वैसे मतलब ये मुझे 90% मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, लेकिन 10% मुझे इसमें डाउट हो रहा है। ठीक है, बट फिर भी आप चेक करना ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ एमंग द फॉलोइंग, ये है हु एमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? देख लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है मेरे दोस्तों, वो किसने बनाई थी? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा मेंबर था जिसने वो बनाई थी? कौन सा नाम था? शाबाश, इसका जो सही जवाब आएगा दैट आएगा भगत सिंह। भगत सिंह भी उसमें शामिल थे। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेड बाय महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी ने कौन सा सेशन आईएनसी का प्रेजाइड किया, यानी कि वो किस सेशन में आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे? किस सेशन में? बेलागम के सेशन में। आपको ये भी पता होगा कि इट वाज द ओनली सेशन दैट वाज प्रेजाइडेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी ने आईएनसी का एक ही सेशन प्रेजाइड किया, यानी कि गांधी जी आईएनसी के एक ही सेशन के प्रेसिडेंट रहे, वो था बेलागम का सेशन। बेलागम का सेशन कब हुआ? ये 1924 में हुआ। अगर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए गांधी जी आईएनसी के प्रेसिडेंट कब बने, गांधी जी आईएनसी के प्रेसिडेंट कब बने? वो 1924 में ही बने थे, बेलागम में ही। ठीक है, Who among the following personalities was president of Indian National Congress during independence of 1947? जब इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 हुई, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के टाइम पे, आप बताओ उस टाइम पे फिर यहाँ का जो क्या था, यहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? शाबाश, कौन था प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का? आईएनसी का प्रेसिडेंट हमारे भारत के आज़ाद होने के टाइम पे कौन था आईएनसी का प्रेसिडेंट? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज साइंड इन विच ईयर? गांधी इरविन पैक्ट जो है ये कब साइन किया गया था? ये साइन किया गया था 1931 में। कब? 1931 में। The ideas of liberty, equality, fraternity, which influenced the Indian national movement, was taken from which of the following revolution? देख लीजिए, जो हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट चली ना, वो इन ही 3 आइडियाज पे चली, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, सब यही चाहते थे। तो ये आइडिया कहाँ से निकाला गया था? किस रेवोल्यूशन का ये आइडिया था? ये निकाला गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट, जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग मैसेक्योर करवाया, उस जनरल डायर को फिर मारा, किसने मारा?
मैं आपको एक हिंट दूंगा, उसको कैगस्टन हॉल में मारा गया, कैगस्टन हॉल में उसको शॉट किया गया था। कहाँ पे? लंदन में, जब वो कुछ स्पीच दे रहा था अपनी। कौन? जनरल डायर। जनरल डायर को किसने मारा था? जनरल डायर ही रेस्पॉन्सिबल था ना जलियांवाला वाला बाग का, लेकिन उसको किसने मारा? हिंट दे रहा हूं मैं आपको, कैगस्टन हॉल लंदन में उसको मारा गया, लेकिन किसने मारा? उसको मारा था मेरे दोस्तों उधम सिंह ने, शहीद उधम सिंह ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह ऑफ 1928? बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ, अभी जो मैं आपको बता रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां पे सरदार का टाइटल दिया गांधी जी ने, तो वहां का लीडर उस टाइम पे कौन था? अभी मैं आपको बता रहा था ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन वुमेन लेड साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी? जब साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट चल रही थी, यानी कि जब दांडी मार्च चल रही थी, दांडी मार्च ही उसी को हम बोलते हैं ना, साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, तो उस टाइम पे गांधी जी के साथ कौन सी भारत की महिला लीड कर रही थी इस साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट को? तो आपको याद होना चाहिए, सरोजिनी नायडू भी उसके साथ थी। आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जो है, उसने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट की कब? 1940 में। उसने बोला कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसने ये इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट की? उसने ये स्टार्ट की थी मेरे दोस्तों पवनार, महाराष्ट्र से। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो किसको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है? तो याद रखना, एओ ह्यूम को ही, जो इसका फाउंडर था, उसी को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता था। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज एडवोकेट एट फेमस आईएनए ट्रायल्स? ठीक है, आईएनए ट्रायल्स का एडवोकेट कौन था? तो इसका सिंपल सा एक जवाब है डायरेक्टली, कौन था? भोला भाई देसाई। ठीक है, नेक्स्ट, साइमन कमीशन विच केम टू इंडिया इन ईयर 1928 वाज बाइकॉटेड? इसको बाइकआउट क्यों किया गया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था ना, तो इसको बाइकआउट क्यों किया गया था? इसको इसलिए बाइकआउट किया गया था क्योंकि उसमें कोई भी भारत का मेंबर नहीं था। जितने भी मेंबर्स थे वो सभी के सभी इंग्लिशमैन थे, ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, और साइमन गो बैक के नारे लगवाए गए थे। Whoever the following was president of Indian National Congress when Mountbatten Plan of Independence was accepted? जब माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट किया गया था ना, ठीक है, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने लाया था यहाँ पे, तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था? तो वो था जेपी कृपलानी। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज नोन एज, हाँ, तो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी थी, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा शख्स था जिसने तमाम, यानी कि तीनों के तीन आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में अटेंड की है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, वो था द ओनली भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ककोरी कॉन्स्पायरेसी विच वाज ए ट्रेन रॉबरी टुक प्लेस बिटवीन ककोरी एंड लखनऊ इन विच ईयर? हाँ, देखिए, ककोरी से लखनऊ जा रही थी ट्रेन शायद, तो वहाँ पे ट्रेन में रॉबरी हो गई। ठीक है, तो जिसको ककोरी कॉन्स्पायरेसी के नाम से हम जानते हैं। तो लेकिन ये ककोरी कॉन्स्पायरेसी कब हुई, ये भी वैसे आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना 1925 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन? रामाकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया? फाउंडर उसका कौन था? वो था स्वामी विवेकानंदा। नेक्स्ट, हु अमंग फॉलोइंग टर्मड क्रिप्स प्रपोजल? हाँ, जो क्रिप्स प्रपोजल था, यानी कि क्रिप्स मिशन जो था, उसको किस शख्स ने, किस इंडियन लीडर ने उसको कहा था इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रैशिंग बैंक? ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल के बारे में किस लीडर ने कहा था कि इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रैशिंग बैंक? ये कहा था, शाबाश जी, किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं होगा ना, तो वहां पे एम ए जिन्ना होगा, दैट्स मोहम्मद अली जिन्ना या अली मोहम्मद जिन्ना। ठीक है, जिसने मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग का मेंबर था। ठीक है, तो उसी को टिक करना, वरना आप डायरेक्टली महात्मा गांधी जी को टिक कर सकते हो। ठीक है ना यहाँ तक? और क्या है अब 94, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इज नोन फॉर, हाँ, सती सिस्टम? सती सिस्टम भारत में, सती सिस्टम भारत में कब एबॉलिश हुआ? याद रखना, सती सिस्टम भारत में 1829 में एबॉलिश हुआ। ये जो सती सिस्टम है, ये किस गवर्नर जनरल ने भारत में एबॉलिश किया, खत्म किया? ये किया था मेरे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटेक ने। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अथॉराइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट, हाँ, तो ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा एक्ट आया था भारत में जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मिले? अनब्रिडेड पावर्स मिले। ठीक है, यानी कि ऐसे वो किसी को भी इम्प्रिजन कर सकते थे किस ट्रायल के
बगैर वार्निंग के बगैर वो किसी को भी इम्प्रिजन कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे। तो वो किस एक्ट के तहत इनको ये अथॉरिटी मिली थी? याद है ना आपको, राउलाट एक्ट जो 1919 में आया था। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैज बीन निकनेम्ड एज फ्रनेटर गांधी? फ्रनेटर गांधी किसको कहा गया था? तो खान अब्दुल गफार खान को कहा गया था फ्रनेटर गांधी। हु अमंग फॉलोइंग डिजाइनर नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत का जो ट्राइकलर फ्लैग है वो किसने डिजाइन किया था? तो पिंगाली वेंकैया, आपको याद होना चाहिए। मार्लिमेंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया, तो उसने क्या कहा था? द सीट्स वाई रिजर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी? उसमें किस कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्व रखे गए थे? तो शाबाश, बताओ किसके लिए रिजर्व रखे गए थे सीट्स, किस कम्युनिटी के लिए? मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन वॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल? तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन वॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल ये किसने लिखी है? शाबाश, किसने लिखी है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, किसने लिखी है? शाबाश, ये लिखी है वीर सावरकर ने। नेक्स्ट है जो ट्राइकलर फ्लैग है भारत का, ये अनफर्ल पहली बार किस सेशन में किया गया था? यानी कि जो ट्राइकलर फ्लैग है, जो हमारा आज का ट्राइकलर फ्लैग है मेरे दोस्तों, ये जो ट्राइकलर फ्लैग है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार इसको अनफर्ल किया गया? फर्स्ट टाइम इसको कब अनफर्ल किया गया? किस सेशन में इसको अनफर्ल किया गया कांग्रेस के किस सेशन में? तो इसका सही जवाब है लाहौर सेशन 1929। ठीक है, काफ़ी है ना? आज मुझे ज़रूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़। तो फिर मैं स्टॉप ही करूँगा, क्योंकि मज़ा भी आना चाहिए ना आपको भी, और आपको भी लगना चाहिए कि हाँ कुछ हासिल हो रहा है यहाँ पे हमें। ठीक है, और मार्क हमें मिल रहा है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, रिवाइज हो रहा है। अभी मॉडर्न इंडिया पे मुझे लगता है और 2 सेट्स हैं 100 MCQs के, वो भी इंपॉर्टेंट ही हैं। तो अगर आप बोलोगे तो वो भी मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।